हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है अपन लोग अभी एएस के हमारी टेबल देख चुके थे और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपकी बुक में जो है क्या डिटेल्ड में दे रखे हैं। ऑल्दो मैंने आज से पहले कभी इस तरह से यहाँ पर आप लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाए हैं जेआईआईबी के एग्जाम के लिए, बट दिस टाइम मैं थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मल्टीपल स्टेटमेंट में आपके पास में आ जाते हैं और एग्जाम की लेवल जो है वो थोड़ी टफ होती जा रही है। तो अपन थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। एक बार पढ़ लोगे आप लोग, अभी काफी टाइम है एग्जाम में, तो अच्छे से नॉलेज हो जाएगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात हो रही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की, जिसमें कि आपको डिस्क्लोजर करनी है अकाउंटिंग पॉलिसीज की। तो यहाँ पर आपको क्या कोशिश करनी होती है कि हम जो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें प्रॉपरली डिस्क्लोज करें हमारी किस तरीके की पॉलिसीज हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए जाएगी, मतलब बैलेंस शीट के लिए भी जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए भी जाएगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए भी जाएगी, और अगर आप फंड फ्लो बना रहे हो तो उसके लिए भी जाती है। अच्छा, यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को भी डिस्क्लोज करना होता है, जैसे कि यहाँ पर वैल्यूएशन आपकी इन्वेंट्रीज की आप कैसे कर रहे हो। इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है, आपको रॉ मटेरियल आ जाता है, आपका यहाँ पर अगर कुछ भी ठीक है वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, मान लो आपने कोई भी एक फाइनल गुड बनाना है, अब उसका 50% काम कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जांपल आपको एक बिल्डिंग बनानी है, 50% बन गई, तो वो भी आपकी क्या है, यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी आपके फाइनल गुड्स हैं, एंड देन आपकी इन्वेस्टमेंट्स और फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन मेथड्स आप कौन से यूज कर रहे हो, गुडविल को आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं, और रिटायरमेंट बेनिफिट्स को। इसके अलावा फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन भी आप दिखाते हो। तो पॉलिसीज जो हैं वो आप यहाँ पर डिस्क्लोज करोगे इन वन प्लेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, और कोई भी चेंज होगा अगर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी में विद मटेरियल इम्पैक्ट, मतलब यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट अगर देखने के लिए मिलता है तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना है इसके फाइनेंशियल इफेक्ट के साथ में। यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है कि हम हमारे फंडामेंटल अजम्पशंस जैसे कि गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, इन सबको यहाँ डिस्क्लोज करें। अब गोइंग कंसर्न क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या है, अक्रूवल क्या है, ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 2 में, तब मैं अच्छे से समझाऊंगी। बस ऐसा समझ लो कि हमारा जो बिजनेस है हम ये मानकर चलते हैं कि वो इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा। जैसे रतन टाटा की डेथ हो गई, लेकिन अगर हम बात करें टाटा कंपनीज की, पूरा का पूरा टाटा ग्रुप जो है वो चल रहा है ना, तो किसी एक इंडिविजुअल की डेथ से बिजनेस तो नहीं बंद हो रहा। तो ये होता है हमारा गोइंग कंसर्न। कंसिस्टेंसी क्या होता है, अक्रूवल क्या होता है, मैं धीरे धीरे आपको जब कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में तब अच्छे से समझा दूंगी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज मैंने आपको बताया क्या क्या आ जाता है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि हमारी जो इन्वेंट्री है उसे हम कैसे वैल्यू कर रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी सभी इन्वेंट्रीज में लगता है, एक्सेप्ट अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस है, जैसे अगर कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसमें हमारे पास अलग तरह के मेथड्स लगते हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स हैं तो यहाँ पर अलग होगा। स्टॉक इन ट्रेड ऑफ शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज हैं जो कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो शेयर्स वगैरह की। लाइव स्टॉक, मिनरल्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो यहाँ पर ये नहीं लगता है, ये एक्सेप्शंस हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें इन्वेंट्रीज की तो हम उनको वैल्यू किस तरह से करते हैं। हम यहाँ पर प्रूडेंस का हमारे पास में कॉन्सेप्ट होता है जिसमें ये बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, कंजर्वेटिज्म फॉलो करते हैं, कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, आप आगे पढ़ोगे, बेसिक बता देती हूँ इसमें क्या होता है। इसमें हम ये बोलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है अगर हमें ऐसा लग रहा है इन फ्यूचर हमें कोई लॉस होना है तो उसे तो हम मेंशन कर कर चलेंगे। अगर हमें लगता है कि कोई फ्यूचर में हमें प्रॉफिट होगा, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, हुआ नहीं है, हम श्योर नहीं है, हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो उसे हम यहाँ पर मेंशन नहीं करते। तो इसी वजह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है हमारी या फिर जो हमारी कॉस्ट है, दोनों में से जो भी लो होगा उसको लेकर चलेंगे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब आपको यहाँ पर मान लो 100 रुपए का सामान है, ठीक है, जब आप उसे बेचोगे तो आप मैक्सिमम उसे 110 रुपए का बेच सकते हो, तो आपको 110 रुपए रियलाइज होगा। और सामान कितने का था, यहाँ पर जो उसकी कॉस्ट है वो 100 रुपए है, तो इन दोनों में कौन सा कम है, अमाउंट 100 रुपए है, तो हम 100 रुपए को यहाँ पर मेंशन करते हैं, उस पर हमारी वैल्यूएशन लेकर चलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो कॉस्ट है वो हम 3 मेथड से डिवाइड देख सकते हैं। एक होता है फीफो,
एक होता है वेटेड एवरेज और एक हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अलाउड नहीं है, वो होता है लीफो। अब ये होते कैसे हैं एक बार बता देती हूँ। तो फीफो में क्या होता है, फीफो में होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो चीज पहले आई है हम पहले ही उसको बाहर करते हैं जब हम सामान देंगे। और लीफो में होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। और वेटेड एवरेज में क्या होता है, वेटेड एवरेज में मान लो आपके पास में 3-4 डेट्स में सामान आया, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास जनवरी, ये फेब में, मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है। अब फाइनेंशियल ईयर वाला कॉन्सेप्ट मत लो, ऐसा समझो कि हमारे पास सामान आया। अब यहाँ पर आई है आपके पास 50 यूनिट्स जो कि आई है 100 रुपए की, यहाँ 50 यूनिट्स आई है आपके पास 200 रुपए की, यहाँ 30 यूनिट्स आपने खरीदी थी 100 रुपए 150 रुपए की। इस तरीके से अलग अलग रेट्स है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा जो रेट है, ठीक है, इनको सबको ऐड करते हैं और जितनी हमारी यूनिट्स है उनसे डिवाइड कर लेते हैं, बेसिकली एवरेज निकाल लेते हैं और हमें एवरेज कॉस्ट पता चल जाती है कि हमारी एवरेज कॉस्ट क्या है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या है, फर्स्ट हमारा जनवरी में सामान आया, ठीक है, तो हम पहला जो यहाँ पर सेल करेंगे वो भी इसी को बाहर करेंगे, तो इसी कॉस्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे। ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है, जो लास्ट में आया उसे हम यहाँ पर पहले आउट करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर, तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन हम लेकर चलेंगे फॉर नॉन इंटरचेंजेबल आइटम्स। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ और एक्सेप्टेड टेक्निक्स हैं, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड या फिर रिटेल मेथड। चलिए नेक्स्ट आती है बात कैश फ्लो स्टेटमेंट की, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है आप लोगों के पास में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में क्या करते हैं हम, यहाँ पर कैश इनफ्लो, इनफ्लो क्या है, इनकम, आपके पास जो पैसा आ रहा है, आउटफ्लो आपके पास से जा रहा है, एक्सपेंसेस, ठीक है। तो हम यहाँ पर इनको प्रेजेंट करते हैं ताकि हमें लिक्विडिटी और फाइनेंशियल एडेप्टेबिलिटी पता चले हमारे एंटरप्राइज की, ठीक है। तो ये हमारी उन कंपनीज और लार्ज एंटिटीज में लगती है, स्पेशली जो हमारे पब्लिक इंटरेस्ट के अंडर आते हैं। तो ये बेसिकली क्या हुआ था, जब हमारे वर्ल्ड वॉर हुए थे ना, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में से ये हमारा एप्लीकेबल होना शुरू हुआ था। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, 3 एक्टिविटीज रहती हैं। आगे चलकर मैं बताऊंगी जब कैश फ्लो का चैप्टर पढ़ाऊंगी कि ऑपरेटिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है। अगर बात करें कैश की, तो कैश में हम क्या क्या लेकर चलते हैं, जो कैश हमारे हाथ में है और जो हमारे बैंक अकाउंट्स में है, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट्स हो गए, जो सेविंग अकाउंट और आपके करेंट अकाउंट में होते हैं, कासा डिपॉजिट्स, या फिर कैश इक्विवेलेंट्स, जैसे शॉर्ट टर्म हाई लिक्विड एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, जिनकी मैच्योरिटी यहाँ पर 3 महीने से कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं। तो अगर आपको कैश फ्लो के बारे में जानना है तो मैंने अलग से एक वीडियो, वैसे तो मैं आप लोगों के लिए JIIB के लिए रिकॉर्ड करूंगी ही, बट अगर आप इस पहले देखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आपको मैं यहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड करूंगी, फाइनेंस वीडियो के सेक्शन में जाना, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। वरना थोड़ा वेट कर लेना, जब ये वाली वीडियोस के बाद में कैश फ्लो का चैप्टर आएगा तो मैं अच्छे से समझा दूंगी। अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड्स एज सच आपके में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली नहीं है, थोड़ा सा ही है, तो वो भी मैं अच्छे से समझा दूंगी। अब कैश फ्लोज जो होते हैं, अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से रिलेटेड हैं तो उन्हें हम अलग से सेपरेटली शो कर रहे होते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो बेसिकली कैश फ्लोज आपको बार बार नहीं होंगे, एक बार हो गए फिर बार बार होने के उनके चांसेस काफी कम हैं। जैसे यहाँ पर मान लो कोई लॉस हो गया नेचुरल डिजास्टर की वजह से, या फिर आपने रिपेयर वगैरह कराया तो उसकी वजह से कोई एक्सपेंस आ गया, तो ये हमारे होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 हमारे पास है, तो रिवाइज्ड की बात करते हैं, कंटिजेंसीज और इवेंट्स जो कि यहाँ पर बैलेंस शीट डेट के बाद आए, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स हैं, जैसे कंटिजेंसीज हो गई या फिर ऐसे इवेंट्स को लेकर चलते हैं। तो कंटिजेंसीज जहां पर आउटकम जो है वो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स पर है, कोई लीगल केस लग गया या फिर यहाँ पर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गई या आपने कोई गारंटी दे रखी थी। और इवेंट्स जो बैलेंस शीट के बाद होंगे वो कौन से हो गए, कि यहाँ पर जो बैलेंस शीट आपकी थी और यहाँ पर जो डेट है बोर्ड अप्रूवल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनके बीच में ऐसा हो रहा है, ठीक है। अभी BOD के पास गई हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू करने के लिए और आपने बना ली हैं, उस टाइम पर अगर कोई आपके पास में कंटिजेंसी अक्कर हो जाती है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं, कोई भी लॉसेस हैं तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करने पड़ते हैं। जैसे मैंने बताया था कंजर्वेटिज्म वाला प्रिंसिपल, तो अगर कोई लॉस है, ठीक है, तो हमें इसे बताना पड़ेगा कि भाई रीजनेबल एस्टिमेशन कितना है, और अगर यहाँ पर डिस्क्लोज तभी करना है
अगर इनसफिशिएंट एविडेंस है इसके प्रोविजन के लिए, हमने अलग से प्रोविजन नहीं बनाया, अलग से कैपिटल बचाकर नहीं रखी है जिसमें से हम एक एक्सपेंस शो कर पाएंगे। कंटिजेंट गेन, भाई कोई प्रॉफिट हो गया तो यहाँ पर हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि भाई अदरवाइज कि भाई ऐसा है कि वर्चुअली सर्टेन है तो हमें करना पड़ेगा। तो इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट में हम क्या करते हैं, हमारे जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उन्हें एडजस्ट कर देते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, कब नहीं होगी, अगर कोई ऐसी कंडीशन यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं हुई है। और डिस्क्लोजर हमें कब चाहिए, जब इवेंट मटेरियल है, कोई बड़ी चीज हो रही है, जैसे डिविडेंड प्रपोज कर दिया गया, कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया जो कि हमारे गोइंग कंसर्न को इफेक्ट कर रहा है कि भाई हो सकता है अब कंपनी को जल्दी बंद करना पड़ जाए। ठीक है, अब आता है नेट प्रॉफिट या फिर लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो यहाँ पर हमें ऑर्डिनरी आइटम्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स दोनों यहाँ पर कवर करने हैं। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर प्रायर पीरियड आइटम्स भी कवर करेंगे जो हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंजेस आ रहे हैं और अकाउंटिंग पॉलिसीज में अगर हमने कोई चेंजेस किए हैं। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या है, जैसे बिजनेस आपका यहाँ पर शर्ट प्रोड्यूस कर मैन्युफैक्चर करने का है, तो अगर आपने शर्ट बनाई है तो कोई नया काम तो करा नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो किया नहीं है, तो यूजुअल बिजनेस एक्टिविटी हो गई जहां पर साइज या नेचर जो है वो सिग्निफिकेंट है, तो आप यहाँ पर इसको डिस्क्लोज करोगे अलग से। यहाँ पर मान लो राइट ऑफ करना पड़ गया इन्वेंट्रीज को, रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ गई, डिस्पोजल करना पड़ा, आपका कोई भी यहाँ पर फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, मशीन वगैरह है, अब आपने उसको सेल कर दिया तो वो आ गया। इसके अलावा रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव चेंजेस आपके हो सकते हैं, और लिटिगेशन सेटलमेंट्स, कोई केस वगैरह चल रहा था वो अभी कंप्लीट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमारी कुछ सेटलमेंट्स हुई हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में कब आता है, यहाँ पर जब क्लियरली डिस्टिंक्ट इवेंट्स हुए हैं जो कि बार बार नहीं होते हैं, ठीक है, उनको हम डिस्क्लोज करते हैं सेपरेटली, जैसे कि अर्थक्वेक या वॉर हो गया। प्रायर पीरियड आइटम्स में क्या होता है, पास्ट पीरियड एरर्स जो थी या फिर ओमिशंस, कोई चीज हमने छोड़ दी, कोई इंफॉर्मेशन थी, कोई मान लो यहाँ पर मशीन की कॉस्ट लिखना भूल गए या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के टाइम पर आप कोई रिवेन्यू मेंशन करना भूल गए, तो वो आपका आ जाता है। तो इनकम या एक्सपेंसेस जो आपके पास्ट पीरियड एरर से हुए हैं और इनको आप करेंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हो। अगर बात करें अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की, तो ये आपके बेस्ड ऑन अपडेटेड इंफॉर्मेशन या जजमेंट होते हैं, इन्हें आप प्रोस्पेक्टिवली ट्रीट कर रहे हो, प्रायर पीरियड या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में नहीं लेते। अकाउंटिंग पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पर ये तभी अलाउड हैं जब यहाँ पर रिक्वायर्ड बाय स्टैच्यूट होते हैं कि भाई लॉज यहाँ पर बता रही हैं कि आपको इन्फॉर्म करना ही है या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली मान लो अकाउंटिंग पॉलिसीज में क्या चेंजेस हो सकते हैं, आपने डेप्रिसिएशन के लिए एक मेथड यूज किया, अगली बार दूसरा यूज कर लिया, या फिर अकाउंटिंग पॉलिसी आपने ठीक से नहीं यूज की है, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसको आप कॉस्टिंग का जो चैप्टर पढ़ोगे ना तब अच्छे से पढ़ोगे। अभी बस इतना बेसिक समझो कि एक होता है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमने डिसाइड कर लिया भाई कॉन्ट्रैक्टर से यहाँ पर हमने एग्रीमेंट बनवाई और उसने बोला कि आपकी जो पूरी बिल्डिंग है उसमें बनने में 50 करोड़ रुपए लगेंगे। ठीक है भाई, हम उसको जैसे जैसे यहाँ पर हमारी एग्रीमेंट है अकॉर्डिंगली 50 करोड़ रुपए दे देंगे। अब ये जो बेसिकली बिल्डिंग है ये 2 साल में बनी, तो हो सकता है लेबर चार्जेस बढ़ जाए, मटेरियल जो रॉ मटेरियल हमने खरीदा उसके चार्जेस बढ़ जाए, तो उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर कोई एस्केलेशन क्लॉज नहीं है। तब अगर यहाँ पर एस्केलेशन क्लॉज है तो अगर लेबर चार्जेस बढ़ते हैं या मटेरियल चार्जेस बढ़ते हैं तो एस्केलेशन क्लॉज में हम क्या रखेंगे कि भाई ठीक है अगर ये सब बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर 50 की जगह हो सकता है 55 करोड़ दे। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, रीइंबर्समेंट करेंगे हमारी कॉस्ट की, प्लस यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज देखते हैं। तो ये पूरा का पूरा ना कॉस्टिंग चैप्टर में आप अच्छे से पढ़ोगे, तब मैं बताते हुए जाऊंगी कि भाई डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, ओवरहेड्स क्या होते हैं, तो इसे हम हमारे मॉड्यूल डी में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर यहाँ पर आपके पास कस्टम बिल्ड एसेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे इंटर रिलेटेड एसेट कॉम्बोज हो गए, यहाँ पर कोई वेरिएशंस हैं, क्लेम्स हैं, इंसेंटिव्स आप देते हो कि भाई बहुत जल्दी काम कर दे दिया, अच्छा काम कर दे दिया। फिर यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड में ना वर्क इन प्रोग्रेस वाला जाता है कि भाई कितना काम हमारा हो चुका है, अकॉर्डिंगली हम हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज में दिखाते हैं। क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि मान लो कोई 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 5 साल बाद सीधे ना दिखाकर हर साल थोड़ा थोड़ा उसको दिखाते हैं। तो ये सब अपन पढ़ेंगे जब हमारा कॉस्टिंग का चैप्टर है, जितना जरूरी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतना ही पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इन डेप्थ आपके नहीं आता है तो उसे इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे।
तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कैसे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और मेथड क्या यूज करेंगे। फिर यहाँ पर मेथड क्या है हमारा कि कंप्लीशन स्टेज को हम डिटरमिन करें, कॉस्ट जो इनकर हो रही है और प्रॉफिट्स यहाँ पर, एडवांसेस जो हमने रिसीव किए, रिटेंशन अमाउंट हमारी कितनी है। रिटेंशन अमाउंट क्या होता है कि भाई कुछ अमाउंट हमने रिटेन कर कर रख ली कि देखो कॉन्ट्रैक्टर है, उसने 90% काम किया और 10% छोड़ दिया और 90% के टाइम पर हमसे पूरा पैसा ले लिया और फिर 10% कभी पूरा नहीं करा काम, तो ऐसे में हमें तो लॉस हो जाएगा। या फिर काम तो कर दिया 100% बट क्वालिटी अच्छी नहीं थी जैसा हमने यहाँ पर डिसाइड किया था, तो इसलिए हम 1% कुछ अमाउंट क्या करते हैं रिटेन कर कर रखते हैं। जब सारे यहाँ पर चेक्स वगैरह देख लेते हैं उसके बाद हम देते हैं इसको। फिर आता है आपका ग्रॉस अमाउंट जो कि यहाँ पर ड्यू है फ्रॉम और या फिर टू कस्टमर्स, तो इसको हम एसेट या लाइबिलिटी की तरह शो करते हैं। रिवेन्यू रिकॉग्निशन, ये हम अभी हमारे पार्ट 2 जो चैप्टर 2 है उसमें भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन में हम ये बात करते हैं कि हम यहाँ पर टाइम बेसिकली देखेंगे और रिकॉग्निशन देखेंगे। सामान बेचोगे तो आपको रिवेन्यू मिलेगा, सर्विसेज अगर आप यहाँ पर कोई होटल हो, एजुकेशन कंपनी हो, तो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, बैंक में भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर सर्विसेज का भी पैसा चार्ज होता है। और एंटरप्राइज रिसोर्सेज जैसे कि इंटरेस्ट होता है, रॉयल्टीज होती हैं, डिविडेंड पेमेंट होता है, तो यहाँ पर हम इनको कैसे शो करेंगे। तो अगर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो इसको हम एक्सक्लूड कर कर चलते हैं, और हायर परचेज लीज इसको हम इस वाले हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसके साथ में लेकर नहीं चलते। ओके, गवर्नमेंट ग्रांट सब्सिडीज को और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को। अच्छा, तो रिकॉग्नाइज कब करते हैं रेवेन्यू को, जब हमने गुड्स जो है गुड्स हमने हमारे पास से जा चुकी हैं, ट्रांसफर हो चुकी हैं। तो सेल ऑफ गुड्स का मतलब है कि भाई ट्रांसफर हो चुका है, सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। सर्विसेज जब हमने यहाँ पर प्रपोर्शनेट कंप्लीशन कर दिया है। इंटरेस्ट जो हमारा टाइम बेसिस पर चलता है। रॉयल्टीज यहाँ पर अप्रूवल होती है, जैसे एक साल मान लो यहाँ पर एक बुक लिखी गई एक ऑथर के द्वारा और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हर 2 साल बाद मुझे आप मेरी रॉयल्टी पे करना। तो 2 साल के बाद में अब ऐसा 1 साल में उनका कुछ तो अमाउंट बन चुका होगा ना, लेकिन मिलेगा कब उन्हें, जब 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो अक्रूवल होता है जो एक्यूमुलेट हो रहा है और आप इसे एक साथ देते हो, ठीक है, ड्यू डेट होती है तब आप दे रहे होते हो, लेकिन तब तक एक्यूमुलेट हो रहा है। एक और एग्जांपल बताती हूँ, अब आप जॉब कर रहे हो, है ना, अब मान लो आपकी कंपनी में यहाँ पर बैंक्स में यूजुअली 25th को सैलरी आती है, तो अगर मान लो आपकी सैलरी 25th में आ रही है, तो 1 से लेकर 25 दिन तक जो आपने काम किया है, ठीक है, तो वो सारा पैसा तो आपको 25 को मिलेगा। तो ये एक्यूरल कॉन्सेप्ट होता है जिसमें ये एक्यूमुलेट होता हुआ जा रहा है और आपको ड्यू डेट पर पेमेंट मिलती है। ओके, डिविडेंड्स होते हैं जब भी हमारी यहाँ पर राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो रही है। डिस्क्लोजर की बात करें तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन जो है वो हमारा पोस्टपोन हो जाता है, तो हमें यहाँ पर रीजंस बताने होते हैं कि भाई हमने इसे पोस्टपोन क्यों किया है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, यहाँ पर ये आपके फिक्स्ड एसेट्स हो जाते हैं, टेंजिबल एसेट्स, ठीक है, तो यहाँ पर इनकी अकाउंटिंग हमें कैसे करनी है उसकी बात हो रही है। तो अगर हमने इनको यूज करा है 12 महीने से ज्यादा, प्रोडक्शन, सप्लाई, रेंटल या फिर एडमिन यूज में लिया है, तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हमारा किस तरह से रहेगा। फ्यूचर में हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होंगे, जब आपने आज कोई मशीन खरीदी, ठीक है, आज के आज तो ये आपको कोई प्रॉफिट नहीं देने वाली, लेकिन आज से 10 साल तक ये आपको बेनिफिट देने वाली है, तो आप इन्हें कैसे शो करोगे। कॉस्ट यहाँ पर जो है वो भी हम मेजर कर कर चलते हैं। तो इनिशियल मेजरमेंट में हमारी जो कॉस्ट है उसमें क्या क्या आता है कि हमने उसे कितने में परचेज करा और इंस्टॉलेशन प्राइसेस हमारे क्या है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हमारे क्या लग रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में आपके पास जो साइट बेसिकली इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है कि भाई अब कोई मशीन है, मान लो बहुत बड़ी मशीन है, छोटी छोटी मशीन मत सोचो, बड़ी मशीन सोचो, तो आपने उसे खरीदा, कुछ टैक्सेस वगैरह भी उस पर लग जाते हैं। इसके बाद में पूरी की पूरी एक जगह यहाँ पर तैयार की जाएगी उन मशीन्स को लगाने के लिए, आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा, यहाँ पर लेबर आएगी जो कि उन मशीन्स को लगाएगी, टेस्टिंग होगी, कुछ प्रोफेशनल फीस आपको देनी पड़ेगी, हो सकता है ट्रेनिंग लेनी पड़े, ठीक है, उन्हें चलाने के लिए। तो यहाँ पर ये सारी कॉस्ट आपकी इंक्लूड होती है और डिसमेंटलिंग और रिस्टोरेशन कॉस्ट भी आपकी आती है, ठीक है। क्या क्या नहीं लेकर चलते हैं, एडमिन या ओवरहेड कॉस्ट नहीं लेते, कोई एडवर्टीजमेंट या प्रमोशनल कॉस्ट नहीं लेते हैं, ट्रेनिंग, सेटअप और इनॉग्रेशन कॉस्ट हम यहाँ पर नहीं लेकर जाएंगे। डेफर्ड पेमेंट प्लान्स, तो इंटरेस्ट डिफरेंस जो है आपका, ठीक है,
तो कैश प्राइस वर्सेस टोटल यहाँ पर कितना है, तो कैश में आपने कितना पेमेंट किया और कितना आप यहाँ पर धीरे धीरे करते जाओगे, तो इसे हम इंटरेस्ट एक्सपेंस की तरह शो करते हैं अनलेस कैपिटलाइज्ड हो। अब एक साथ मान लो 100 करोड़ की मशीनरी है तो 100 करोड़ एक साथ तो दे नहीं पाओगे, तो कुछ यहाँ पर अभी दे दोगे, कुछ अमाउंट आप धीरे धीरे कर ईएमआई की तरह पे करते हो, तो ये आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस में शो होता है। अब आगे बात करें कॉस्ट मॉडल की, तो कॉस्ट में से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को या इम्पेयरमेंट जो है गुड्स की उनको यहाँ पर दिखा देते हो, जो भी इम्पेयर्ड गुड्स है आपके। रीवैल्यूएशन मॉडल में आप क्या करते हो, रीवैल्यूड अमाउंट जो है माइनस यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब क्या होता है देखो, इसको समझाती हूँ थोड़ा सा। आज आपने कार खरीदी, कार का प्राइस है 50 लाख रुपए, ठीक। 10 साल बाद क्या होगा, कार क्या बन जाएगी, स्क्रैप बन जाएगी, कुछ स्क्रैप में बिकेगी वो 10 साल बाद। तो अब हर साल उसका डेप्रिसिएशन अमाउंट लगेगा। तो आप दो चीजें कर सकते हो, यहाँ पर एक्यूमुलेट कर लोगे कि भाई 10 साल के अंदर यहाँ पर स्क्रैप वैल्यूज की क्या होगी, तो कॉस्ट में से वो जो स्क्रैप वैल्यू है वो माइनस करोगे, तो बचा हुआ अमाउंट क्या है, डेप्रिशिएबल अमाउंट है, जो डेप्रिशिएट होती चली जाएगी ओवर द ईयर्स, तो वो है आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ेंगे तब इनको और अच्छे से समझाऊंगी। रिवैल्यूएशन अमाउंट में है कि भाई रिवैल्यू हो गई, हमारी मशीनरी है या फिर हमारी लैंड है, और उसमें से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो अकाउंटिंग कैसे करते हैं रिवैल्यूएशन के लिए, तो अगर हमें इंक्रीज लग रही है वैल्यू में तो ये है इंक्रीज इन वैल्यू, तो क्रेडिट कर दोगे टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। और वैल्यू अगर कम हो रही है, जैसे जमीन है तो जमीन की वैल्यू तो बढ़ेगी, तो उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दोगे, या फिर इक्विटी हो सकती है आपकी। और डिक्रीज हो रही है तो क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में उसको डेबिट में शो कर देते हो, अनलेस कि यहाँ पर जो रिवर्सेस हैं अर्लियर आपके सरप्लसेस में थे। डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन कैसे होता है कि भाई जैसे मशीन है ना, कार के बारे में बात करी थी मैं कि कार 10 साल में स्क्रैप हो जाती है, तो 10 साल क्या है कार की यूजफुल वैल्यू लाइफ है कि कितने साल तक आप उन्हें यूज कर सकते हो। रेजिडुअल वैल्यू को हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, जैसे मैंने बताया था ना कि फिर तो ये बस क्या रह गया आपके लिए, लोहा ये रह गया है ना कार, तो अब आप उसको उसी के प्राइस में बेचोगे, तो वो हो गई आपकी स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू। तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं, रिटन डाउन वैल्यू यूज करते हैं, या फिर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड यूज करते हैं कि कितनी यूनिट्स बनी है। डेप्रिसिएशन का 6th चैप्टर है, आई थिंक आपका 6th है, हाँ, तो उसी के थ्रू आपको मैं ये बता दूंगी। अच्छा, ये ईयरली आपका रिव्यू होता है, चेंजेस जो है वो हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में होते हैं। अच्छा, मैनी ऑफ यू वुड नॉट बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, लेकिन देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ना हम लोग पढ़ते हैं धीरे धीरे चैप्टर के साथ में, एक साथ तो याद करना इनको मुश्किल है। तो जैसे जैसे चैप्टर आपका कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर बेसिकली आपका मॉड्यूल जैसे जैसे कंप्लीट होगा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके 50% कवर हो जाएंगे, और बाकी जो है आपके मॉड्यूल बी के थ्रू हम कवर कर लेंगे। तो परेशान मत होना, ये बस मैंने समझा दिया है ताकि यहाँ पर आगे फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना आए। एक बार जब आप बाद में रिवाइज करोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। डी रिकॉग्निशन की अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पर हमारा डिस्पोजल हो रहा है या फिर कोई भी फ्यूचर बेनिफिट्स नहीं है तो हम इसको क्या करते हैं, डी रिकॉग्नाइज कर देते हैं। तो गेन या लॉस क्या है कि सेल वैल्यू कितनी है, कैरी अमाउंट कितना है इसका। कैरिंग अमाउंट क्या होता है, जैसे मान लो एक ट्रक खरीदा, ठीक है, 50 लाख का ट्रक खरीदा और इस साल यहाँ पर 50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया, तो अगले साल ट्रक का वैल्यू कितना रहेगा आपके लिए, 49,50,000, ठीक है। तो आप ये क्या हो गया, ये आपकी कैरी फॉरवर्ड कर ले जाओगे अमाउंट को, तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं। बेसिकली हमारे डेप्रिसिएशन को हम एज एन एक्सपेंस शो कर सकते हैं, तो ये एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। आगे देखोगे तब समझोगे डेप्रिसिएशन की कैसे हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 की बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में जो आपके चेंजेस आ रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या है। तो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन ये किसके लिए होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसेस के लिए होगा, ठीक है। तो ट्रांसलेशन हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉरेन ऑपरेशंस इनटू रुपीज। फिर यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं हमारे फॉरेन करेंसी से रिलेटेड, उनको भी हम देखते हैं। तो रीस्टेटमेंट इनटू अनदर करेंसी फॉर यूजर कन्वीनियंस। अगर हम मान लो यहाँ पर रुपीज में सारी चीज चल रही है, लेकिन मेरे जो क्लाइंट हैं वो अमेरिका से हैं, तो मैंने उनकी यहाँ पर जो है शो करा, उनको समझाने के लिए डॉलर्स में चीजें दिखाई
ताकि उन्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, तो वो चीज हमारी एक्सक्लूड हो जाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हमने प्रेजेंट करी है इन्वॉल्विंग फॉरेन करेंसी, तो भी आपका एक्सक्लूजन लगता है। और एक्सचेंजेस डिफरेंसेस जो है हमारे फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स पर, उनको हम इंटरेस्ट कॉस्ट एडजस्टमेंट में ले जाते हैं। मान लो आपने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की, वो आपने करी फॉरेन करेंसी में, अब यहाँ पर आपका कुछ डिफरेंस आ रहा है अमाउंट का, तो जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो ना, वो डिफरेंस आप इसी के साथ एडजस्ट कर लेते हो। ठीक है, एक्सचेंज रेट क्या है, जैसे $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज, मान लो है ना, 85 चल रहा है वैसे तो ये क्या है, ये आपका एक्सचेंज रेट हो गया। रिपोर्टिंग करेंसी कौन सी होती है, करेंसी जिसमें कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, मान लो आप रुपीज में दिखा रहे हो फाइनेंशियल करेंसी अपनी स्टेटमेंट्स को, तो रुपीज आप क्या हो गया, डॉलर में दिखा रहे हो तो डॉलर हो गया आपका। फॉरेन करेंसी कौन सी होती है, जहां पर हमारी एनी अदर करेंसी अदर देन रिपोर्टिंग वन, तो अगर रुपीज में हमारी बैलेंस शीट हमने प्रेजेंट करी है तो डॉलर क्या है, फॉरेन करेंसी हो गया। ठीक है, एक्सचेंज डिफरेंस जो होता है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में हम डिस्क्लोज करेंगे। यहाँ पर डिस्क्लोजर्स क्या है कि इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी है, बतानी है, अलग से रिप्रेजेंट करनी है। तो एक्सचेंज डिफरेंसेस आपको बताने होते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में। रिकंसिलेशन आपने एक्सचेंज डिफरेंसेस का किस तरीके से किया है वो आपको बताना होता है। ओपनिंग और क्लोजिंग ईयर्स होते हैं आपके, जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड होता है 31 मार्च से। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग करेंसी आपकी डोमिसाइल करेंसी नहीं है, जैसे रुपी नहीं है, तो रीजन आपको डिस्क्लोज करना है कि भाई आप यहाँ पर डॉलर क्यों लेकर चल रहे हो। क्लासिफिकेशन यहाँ पर सिग्निफिकेंट फॉरेन ऑपरेशंस का आपको डिस्क्लोज करना है कि भाई नेचर और रीजन क्या है, शेयर होल्डर के फंड्स पर क्या इसका इम्पैक्ट आ रहा है, क्या प्रॉफिट या लॉस हो रहे हैं हर एक प्रायर पीरियड प्रेजेंट पर। ठीक है, गवर्नमेंट अगर ग्रांट्स प्रोवाइड कर रही है तो यहाँ पर आप सब्सिडीज आपको देती है गवर्नमेंट, कैश इंसेंटिव्स देती है, ड्यूटी ड्रॉबैक्स दे देती है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ड्यूटी ड्रॉबैक्स आपके लिए क्या होते हैं, मान लो आपने कोई सामान इंपोर्ट करा, तो इंपोर्ट में आपके ऊपर ड्यूटी लग गई है ना, कस्टम ड्यूटी लग गई, लेकिन फिर आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो या फिर उसको यहाँ पर प्रोसेस कर एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर ना यहाँ पर जो उन्होंने टैक्सेस लगाए थे वो एक तरीके से हटा देती है, उनका वापस ले लेती है। ठीक है, तो ये होता है आपका ड्यूटी ड्रॉबैक। आगे समझ में, नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पर आपके टैक्स बेनिफिट्स जो है वो एक्सक्लूड हो जाते हैं और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जो है उनको, जैसे कि यहाँ पर इक्विटी आपकी हो गई, उनको भी हम एक्सक्लूड कर चलते हैं। ठीक है, जैसे पब्लिक कंपनीज होती हैं, अब उसमें गवर्नमेंट ने ही आपका इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, तो इक्विटीज वगैरह ले रखी हैं, तो वो आपके यहाँ पर एक्सक्लूड हो जाते हैं। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है, रीजनेबल अश्योरेंस होना चाहिए कि भाई कंप्लायंस कर रहे हैं हर एक चीज से, और रिसिप्ट यहाँ पर बेनिफिट्स जो आपने अर्न किए हैं वो आप बताते हो, और कलेक्शन जो है वो रीजनेबली यहाँ पर सर्टेन होना चाहिए। ग्रांट्स आर नॉट ग्रेटिट्यूअस, तो यहाँ पर कंडीशंस आपको फुलफिल करोगे तभी ग्रांट्स मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते हैं। तो रिकॉग्निशन जब आप करोगे यहाँ पर सिस्टमैटिक और रैशनल बेसिस पर करोगे और रिलेटेड कॉस्ट ओवर पीरियड के साथ में ये मैच करोगे। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी, मैचिंग कॉन्सेप्ट्स वगैरह हमारे पास आते हैं। तो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, और एक्सटेंट ऑफ ग्रांट्स बताते हैं कि भाई कितना रिकॉग्नाइज किया है, और नॉन मॉनिटरी एसेट्स जो हैं उनको भी हम लेकर चलते हैं, जैसे कुछ चीजें आपको फ्री प्रोवाइड कर दी, कंसेशनल रेट्स में प्रोवाइड कर दी। ठीक है, जैसे 100 रुपए का सामान था, आपको यहाँ 50 का ही मिल गया। फिर आता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, तो आपने खुद इन्वेस्टमेंट्स कर रखी होंगी, तो आपने हो सकता है दूसरी कंपनीज के शेयर्स खरीदे हो, डिवेंचर्स यहाँ पर ले रखे हो, उसमें इन्वेस्टमेंट किया हो, या फिर सिक्योरिटीज में। डिवेंचर्स क्या होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे लोन लेते हैं ना लोग, तो डायरेक्टली लोन ना लेकर क्या करेंगे, एक कंपनी है, कंपनी ने इशू करा एक डिवेंचर कि भाई मुझे ना 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो आपकी कंपनी ने क्या किया, वो डिवेंचर जो पेपर है उसे परचेस कर लिया और 5 लाख रुपए दे दिए। अब ये क्या करेगा, ओवर द टाइम जैसा भी डिसाइडेड है, सेमी एनुअली इंटरेस्ट पेमेंट करता रहेगा, और यहाँ पर जैसे ही मैच्योरिटी होगी, जैसे 5 साल के लिए मान लो हुआ था ये, तो 5वें साल में क्या करेगा, इंटरेस्ट के साथ साथ आपको प्रिंसिपल पेमेंट भी कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉक एंड ट्रेड जो है वो भी हम लेकर चलते हैं। इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इन सबको एक्सक्लूड कर दोगे। ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग लीज होती है, लीजेस का भी चैप्टर अलग से आएगा तब समझेंगे।
रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपके लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट से भी एक्सक्लूडेड होती हैं। आपने हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस में कुछ पैसा लगा रखा हो, इन्वेस्ट किया हो म्यूचुअल फंड्स में, वेंचर कैपिटल फंड्स में, या फिर यहाँ पर आपके पास में एएमसीज हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, पीएफआईज हो सकते हैं। तो इन सब में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स है तो हम एक्सक्लूड कर देते हैं। तो टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इंटेंजिबल, फॉर एग्जाम्पल आपके शेयर्स हो जाते हैं। टेंजिबल जैसे कि आपके रियल एस्टेट हो गया। नेचर यहाँ पर इक्विटी, डेट, फाइनेंशियल राइट्स आपकी हो गई। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, करेंट इन्वेस्टमेंट्स जो कि यहाँ पर आपकी 12 महीने तक से कम के लिए है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो आपने 12 महीने तक के लिए होल्ड कर रखी हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अगर मैं बोलूँ करेंट एसेट तो मेरा मतलब होगा कि 12 महीने या उससे कम के लिए, लॉन्ग टर्म बोलूँ तो 12 महीने से ज्यादा। अब वो एसेट्स भी हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकते हैं, जो भी करेंट में आएगा वो 12 महीने या उससे कम के लिए रहता है। डिस्क्लोजर में यहाँ पर अकाउंटिंग पॉलिसीज आप कौन सी लेकर चल रहे हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आप बनाओगे तो उसमें इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट ये सब शो करना है। प्रॉफिट लॉस यहाँ पर डिस्पोजल अगर आपने करा है या चेंजेस आए हैं कैरिंग अमाउंट में, डिस्पोजल मतलब सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर ओनरशिप पर, रिलायबिलिटी पर या रेमिटेंसेस। कोटेड एंड अनकोटेड इन्वेस्टमेंट्स विद मार्केट वैल्यूज और अदर डिस्क्लोजर्स। फिर यहाँ पर अमालगमेशन की बात है। अमालगमेशन क्या है कि दो कंपनीज जो है वो आपस में मर्ज हो जाती हैं। तो यहाँ पर जब आपका अमालगमेशन होता है तो रिजल्ट इन गुडविल रिजर्व्स जो भी आपके हैं उस पर ही अप्लाई होगा, और यहाँ पर आप बुक जो है ट्रांसफरी कंपनी की उस पर फोकस कर रहे होते हो। तो एज पर कंपनीज एक्ट यहाँ पर मर्जर होता है, ठीक है। जैसा मैंने बताया यहाँ पर एक्विजिशंस आप एक्सक्लूड कर देते हो। एक्विजिशन इज लाइक, मर्जर क्या है, ए प्लस बी दो अलग अलग एंटिटीज थी मिलकर ए बी एंटिटी बना ली। जैसे मारुति और सुजुकी थी मिलकर मारुति सुजुकी बना ली। एक्विजिशन क्या होता है, रिलायंस ने मान लो यहाँ पर टेटले थी, है ना, तो टेटले टी को मान लो टाटा ने यहाँ पर क्या किया, एक्वायर कर लिया, तो अब ये टाटा टी में ही बन गई, ठीक है, टेटले जैसा कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ पर एक्वायर्ड कंपनी जो है वो डिसॉल्व नहीं हो रही। टाइप्स ऑफ अमालगमेशन में आपके पास इन द नेचर ऑफ मर्जर आता है, इन द नेम ऑफ परचेज आता है। ट्रांसफर कंपनी, कंपनी जो कि यहाँ मर्ज हो रही है, ट्रांसफरी कंपनी जिसमें मर्जर हो रहा है। डिस्क्लोजर यहाँ पर कौन करता है, ट्रांसफरी कंपनी करती है जिसमें कि मर्जर हो रहा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोस्ट अमालगमेशन यहाँ पर क्या करेगी, वो सबसे पहले तो नेम और नेचर बताएगी बिजनेस का, अमालगमेटिंग कंपनीज का, इफेक्टिव डेट की भाई कब से अमालगमेशन आपका स्टार्ट हुआ है, अकाउंटिंग मेथड आपने कौन से यूज किए हैं, स्कीम डिटेल्स अगर कोई भी है, शेयर्स आपने कितने इशू किए। अब होता क्या है अमालगमेशन में, जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी जो कंपनी है ट्रांसफरर कंपनी, मान लो उसके 1000 शेयर्स थे, तो कंपनी बोलेगी हम आपके शेयर होल्डर्स को अब यहाँ पर 800 शेयर्स दे रहे हैं। तो वो 800 शेयर्स जो हैं वो हमने कितने शेयर्स इशू किए हैं उसकी बात हो रही है। डिफरेंस यहाँ पर कंसिडरेशन और नेट एसेट रिक्वायरमेंट में कितना है। परचेस मेथड यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल या अमोर्टाइजेशन, जैसे डेप्रिसिएशन आपका होता है फिक्स्ड एसेट्स के लिए, अमोर्टाइजेशन होता है इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। परेशान मत होना, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है अभी कथा की तरह सुन लो, बाद में इसको या फिर अभी इस वीडियो को ना स्किप भी कर सकते हो, इसको ना जब एग्जाम देने जाओ तब पढ़ना, जब आपका पूरा का पूरा एएफएम कवर हो चुका हो, तो ये ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगी, ठीक है। मैं क्योंकि प्रॉपर ही आपको पढ़ाते हुए जा रही हूँ एकदम सीक्वेंस में, इसीलिए मैं इसको पहले कवर कर रही हूँ, अदरवाइज मैं इसको कवर नहीं करती, इसको लास्ट के लिए रखती मैं। चलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में हम यहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट्स लेकर चलते हैं। तो आपके शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और टर्मिनेशन बेनिफिट्स, कि भाई यहाँ पर अगर कंपनी छोड़कर जा रहा है बंदा तो उसको क्या टर्मिनेशन बेनिफिट्स मिलेंगे, वो सब हम मेंशन करते हैं, ठीक है। बोरोइंग कॉस्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, बोरोइंग कॉस्ट में आपके पास में कि जो बोरोइंग कॉस्ट है उन्हें आप कैसे ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर सब्सटेंशियल टाइम हमें लग जाता है टू गेट रेडी फॉर इंटेंटेड यूज और सेल, जैसे रियल एस्टेट हो गए, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट एसेट्स हो गए आपके, तो उसके लिए यहाँ पर आपने कुछ भी बोरोइंग्स की है तो इंटरेस्ट और कमिटमेंट चार्जेस होते हैं, है ना, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होते हैं, तो अमोर्टाइजेशन आपके डिस्काउंट्स का, प्रीमियम्स का, एंसिलरी कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स होती हैं, फाइनेंस लीज चार्जेस होते हैं, सब फाइनेंस ऑपरेटिंग लीज हम आगे पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहते हैं आपके सेगमेंट रिपोर्टिंग में, आप जनरल पर्पस और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाते हो। कंसोलिडेटेड इज लाइक यहाँ पर आपने पूरे साल का एक साथ दिखाया, 4 क्वार्टर ना, Q1, Q2, Q3, Q4।
सेगमेंटेड में आपका क्या होगा, यहाँ पर एक एक क्वार्टर का आप दिखा के चल रहे हो। तो टाइप ऑफ सेगमेंट्स में बिजनेस को सेगमेंट कर दिया आपने, ज्योग्राफिकल या फिर रिपोर्टेबल। तो यहाँ पर जैसे कि बिजनेस सेगमेंट में क्या करा आपने, अब मान लो एक कंपनी है ए, अब इसके 3-4 सब्सिडरीज हैं, हर एक की अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, तो ये आपकी क्या हो गई, ये हो गई आपकी बिजनेस सेगमेंट। ज्योग्राफिकल कि आपने यहाँ पर 3 कॉन्टिनेंट्स में मान लो आपकी कंपनी है, यूरोप में भी है, एशिया में भी है और अमेरिका में भी है, साउथ अमेरिका में। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर तीनों के लिए अलग अलग से यहाँ पर अपना क्या दिखा रहे हो, ज्योग्राफिकल सेगमेंट में अपने बिजनेसेस शो कर रहे हो, अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हो। रिपोर्टेबल सेगमेंट में क्या होता है, बिजनेस और ज्योग्राफिकल सेगमेंट जो होते हैं वो आपकी रिपोर्टिंग क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। तो सेगमेंट वाइज स्पेसिफिक रिस्क और रिटर्न आप देखते हैं। डिस्क्लोजर्स हर एक यहाँ पर रिपोर्टेबल प्राइमरी सेगमेंट का देखते हो। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, रिलेटेड पार्टी में क्या है, मान लो यहाँ पर एक बैंक है ए, अब ए बैंक की एक ब्रांच है टोक्यो में और एक ब्रांच है मुंबई में। इनके बीच में यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को कस्टमर की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं या फिर यहाँ पर अनरिलेटेड उसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो आपको बताना होता है। तो आपके बीच में जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनका रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस और इसके रिलेटिंग पार्टीज जो हैं उनको हम लेकर चलते हैं। तो होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनीज हो गई, की मैनेजमेंट पर्सनल्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए हमारे केएमपी के, एंटरप्राइज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय केएमपी और देयर रिलेटिव्स। ठीक है, चंदा कोचर का जो यहाँ पर आपने देखा था एक पूरा का पूरा ये हुआ था स्कैम, तो उसमें यही वाली प्रॉब्लम्स आई थी कि मैनेजमेंट पर्सनल्स वाली, कि भाई अपने रिलेटिव्स को आप ज्यादा यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मान लो एक बैंक है, बैंक यहाँ पर बहुत बड़ा लोन दे रहा है और वो किसको दे रहा है, कोई भी एक, मान लो आपकी जो बैंक के सीईओ हैं उनके हस्बैंड को दे रहा है। अब वो किस बेसिस पर दे रहा है कि वो उनके हस्बैंड है, बाकी कंपनी को जिसको दे रहा है वो तो ऑलरेडी लॉस में जा रही है और यहाँ पर देना भी नहीं चाहिए, हर तरीके से मना है, लेकिन आप दे रहे हो तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपको रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स करने होते हैं। ठीक है, तो जनरल पर्पस और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगा, और ये आपका जो है कब नहीं अप्लाई होता, जब कॉन्फ्लिक्ट होती है विद कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्लिगेशंस। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मोटा मोटा देखते जाओ कि क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर लो। तो नेम क्या है रिलेटेड पार्टी का, नेचर क्या है रिलेशनशिप की, अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है, नेचर मतलब आपकी सब्सिडरी है, की मैनेजमेंट पर्सनल है या उनके रिलेटिव्स हैं, वो सारा बताना होगा। और अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो नेम, नेचर, डिस्क्रिप्शन, वॉल्यूम, कितने में हो रहा है मतलब कितना अमाउंट है यहाँ पर, कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, और अमाउंट जो आपने राइट ऑफ किया है। तो इनके बीच में अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर पॉलिसीज होती हैं। अगेन लीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, बहुत डिटेल में पढ़ोगे। तो ये आपका 1 अप्रैल 2001 से मैंडेटरी है। जितने भी एसेट्स हैं जो कि आपने लीज किए ऑन और आफ्टर दिस डेट, उस पर एप्लीकेबल होता है। सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन पर भी ये एप्लीकेबल रहता है। ठीक है, कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन रिलीजेस पर, जब लाइसेंसिंग करेंगे आप फिल्म्स की, कॉपीराइट, पेटेंट्स की, लीज एग्रीमेंट जब आपके लिए लैंड यूज के लिए होगा, और यहाँ पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स जब होते हैं। लीज क्या है, ऑपरेटिंग लीज, ये सब ना मैं एक साथ ही समझाऊंगी जब लीज का चैप्टर आएगा, अभी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और वो चैप्टर पढ़ लोगे तो इसे खोलकर भी नहीं देखोगे, बस लीज का नंबर याद कर लेना फिर कि भाई यहाँ पर 19 है और शायद 116 रहता है आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। अर्निंग पर शेयर में क्या देखते हो कि भाई यहाँ पर एक शेयर होल्डर एक शेयर पर कितना अमाउंट अर्न कर सकता है, तो कितना डिटर्मिनेशन और प्रेजेंटेशन है अर्निंग पर शेयर, ताकि कंपैरेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कर पाओ अलग अलग एंटरप्राइजेस की एक ही इंडस्ट्री में। तो लिस्टेड इक्विटीज जो होती हैं आपकी, इक्विटीज क्या है, शेयर्स होते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स इन इंडिया, उनको लेकर चलते हो। आपके स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों पर ही एप्लीकेबल है। की टर्म्स क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हो एक फाइनेंशियल एसेट का फॉर वन एंड लाइबिलिटी इक्विटी फॉर अनदर। ये सब ना आप आराम से पढ़ोगे, इसे छोड़ दें, रुक जाओ, चलो छोड़ो बता देती हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, एक जैसे फाइनेंशियल एसेट है ना, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, मेरा जो यहाँ पर मान लो मैंने एक शेयर है, ठीक है, मैंने एक कंपनी का एक शेयर खरीदा,
तो अब ये शेयर जब मैंने खरीदा तो मैंने इस शेयर का प्राइस मान लो 50 रुपए था, तो मैंने ये 50 रुपए जो है वो इस ए कंपनी को दिए। जब मैंने ए कंपनी को ये 50 रुपए दिए तो 50 रुपए लाइबिलिटी बन जाते हैं ए कंपनी के लिए, और मेरे पास ये शेयर है, मैं इसे बेचूंगी, मुझे पैसा मिलेगा, तो मेरे लिए बन जाते हैं एसेट। ठीक है, तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स में आपके पास कन्वर्टेबल डेट हो सकता है कि भाई आप इसको बाद में क्या करो, जैसे डिबेंचर्स हैं तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, आप उन्हें बाद में इक्विटीज में कन्वर्ट करा सकते हो। प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं यहाँ पर, प्रेफरेंस शेयर्स भी आप अभी देखोगे आगे चलकर कि क्या होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर आपकी अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो प्रेफरेंस शेयर्स में जो भी डेट वाले हैं उनको पहली प्रायोरिटी मिलती है, और दूसरी प्रायोरिटी इनको मिलती है, फिर इक्विटी शेयर्स वालों को मिलती है। और प्रेफरेंस शेयर्स में आपको यूजुअली मोर मतलब ज्यादातर टाइम फिक्स डिविडेंड मिलता है। ठीक है, शेयर वारंट्स और ऑप्शंस आपके हो जाते हैं, और कंडीशनल शेयर्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। तो प्रेजेंटेशन आपका कैसा है, बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस दोनों ही आप यहाँ पर प्रेजेंट करते हो। फिर यहाँ पर ऑल पीरियड्स के लिए आप इसको शो करोगे। डिस्क्लोजर्स में न्यूमरेटर्स जो हैं वो आप यहाँ पर यूज करते हो ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए और रिकंसिलिएशन के लिए नेट प्रॉफिट का। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आप यूज करते हो कि भाई टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने शेयर्स हैं और यहाँ पर कितना अमाउंट हम पे कर, बेसिकली हमारे पास अमाउंट आया हुआ है, ये सारी चीजें हम लेकर चलते हैं। ये सब आपके एग्जाम में उतना नहीं आएगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये बहुत आपका डिटेल में पढ़ोगे मॉड्यूल बी में। तो भाई यहाँ पर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते कैसे हो, सब्सिडरी को कैसे एक्सक्लूड करना है कंसोलिडेशन से, कब यहाँ पर सबको एक साथ लेकर चलना है। फॉर एग्जाम्पल ए बैंक है, ए बैंक की यहाँ पर अपनी 2-3 सब्सिडरीज और हैं, अलग अलग बैंक्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करके उनकी सब्सिडरीज हैं, तो सबको लेकर एक साथ ग्रुप में जाते हो। अगर ग्रुप में नहीं जा रहे हो तो क्या करोगे, सोलो उसमें जाओगे। अब सोलो में कब जाते हो, सोलो में तब जाते हो जब यहाँ पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है पर्टिकुलर किसी एक एंटिटी की जो कि बाकी एंटिटीज के पास में नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आप इस सब्सिडरी को एक्सक्लूड कब कर सकते हो, जब यहाँ पर कंट्रोल आपका टेम्पररी है और सब्सिडरी लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शंस फेस कर रही है फंड ट्रांसफर पर, उनका फंड ट्रांसफर मना कर दिया है, जैसे आरबीआई बहुत बार मना कर देती है ना वैसा। कंसोलिडेशन मेथड में हम क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन जाते हैं, तो जितने भी हमारे एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, इनकम है, एक्सपेंसेस है, वो हम एक साथ लेकर चलेंगे। जैसे करंट एसेट्स हैं, फिर अदर यहाँ पर एसेट्स आ जाएंगे आपके, नॉन करेंट एसेट्स आपके आ जाते हैं, तो ये अलग अलग आप लेके चलते हो और हर एक के लिए लेकर चलोगे, एक एक कंपनी का एक साथ लेते हुए जाओगे। ठीक है, क्या एलिमिनेट करते हो, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आपकी जो सब्सिडरी में है वर्सेस पेरेंट्स पोर्शन ऑफ इक्विटी। गुडविल की अगर हम बात करें तो एक्सेस ऑफ कॉस्ट ओवर शेयर इन नेट एसेट्स, तो इसको हम यहाँ पर एसेट की तरह ही शो करते हैं। कैपिटल रिजर्व की अगर हम बात करें तो इफ कॉस्ट इज लेस देन शेयर इन नेट एसेट्स, तो हम यहाँ पर इसे कैपिटल रिजर्व में शो करते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, अगर नेट इनकम है हमारी सब्सिडरीज का उसमें शो करेंगे या नेट एसेट्स में। ठीक है, अकाउंटिंग कैसे करनी है इनकम की, तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स वगैरह का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगता है जो आपको मैं आगे बढ़ाऊंगी मॉड्यूल डी में। अगेन हमारे पास में जो टैक्सेशन का चैप्टर है उसमें मैं आपको ये डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी कि क्या होता है। करेंट टैक्स हमारे पास होता है, जो टैक्स हमने पे करना है, डेफर्ड टैक्स में आपके पास में होता है, तो वो ये ना मैं आगे समझाऊंगी कि भाई टाइमिंग डिफरेंस क्या है, परमानेंट डिफरेंस क्या है, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स इन आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पर आपको किस तरह से इनको इन्वेस्टमेंट्स को ट्रीट करना है वो बता रखा है। एसोसिएट कहाँ पर है कि भाई जहाँ पर आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन कंट्रोल उतना नहीं है। पार्टिसिपेशन आपका पॉलिसी डिसीजन में जो है वो कितना है, 20% से ज्यादा आपकी अगर यहाँ पर वोटिंग पावर है तो आपके लिए क्या बन जाता है, एसोसिएट बन जाता है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे पता चलेगा कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आपकी भी सीट्स हैं, आपका पार्टिसिपेशन है पॉलिसी मेकिंग में, मटेरियल ट्रांजेक्शंस में, मैनेजरियल एक्सचेंज में। मेथड हम क्या क्या यूज करते हैं, इक्विटी मेथड की भाई हमारे पास कितने शेयर्स हैं, कितनी ओनरशिप है यहाँ पर, तो इन्वेस्टमेंट को हम लॉन्ग टर्म शो करते हैं। प्रॉफिट या लॉस में हमारे जो है यहाँ पर इन्वेस्टर के P&L अकाउंट में ये सारा का सारा शेयर जो है शो किया जाता है। डिस्क्लोजर की भी कितनी परसेंटेज ऑफ ओनरशिप है, कितनी परसेंट ऑफ आपके पास वोटिंग राइट्स हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर दिखाते हैं। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, अगर ऑपरेशंस आपके बंद हो रहे हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप 24 यूज करते हो,
तो यहाँ पर आप क्या दिखाओगे कि भाई आपको अपने एसेट्स वगैरह बेचने हैं, तो सेल आपकी जो हो रही है, स्पिन ऑफ या डीमर्जर हो रहा है किसी कंपनी के साथ में, अबेंडमेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ऑपरेशनली और फाइनेंशियली डिस्टिंग्विश करते हैं। बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट में अगर हम एंटर कर चुके हैं या डिस्पोजल जो है हमारे एसेट्स को हम बेच रहे हैं, तो हमारे P&L फेस पर हम इसे शो करते हैं। ठीक है कि भाई हमें यहाँ पर कितना टैक्स गेन हो रहा है, कितना टैक्स लॉस हो रहा है, या फिर हमारे पास में क्या टैक्स प्रॉफिट्स हो रहे हैं, वो सारी चीजें हम दिखाते हैं। नोट्स टू अकाउंट होता है हमारी बैलेंस शीट जो होती है। बैलेंस शीट में हम हमारे कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज के साइड में उनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, तो हम बैलेंस शीट में नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, वो यहाँ पर एस्ट्रिक लगाएंगे, फिर नोट्स टू अकाउंट बनाकर वो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन की भाई ऑपरेशंस यहाँ पर डिसकंटिन्यू हो रही हैं, डेट और नेचर क्या है जब हमारा डिस्पोजल या अमेंडमेंट हो रही है, कैश फ्लो इफेक्ट्स क्या है। अब आप यहाँ पर अपने फिक्स एसेट्स बेचोगे तो अमाउंट आपके पास में इनकम आएगी, फिर आपको हो सकता है कि आपने डेट्स वगैरह ले रखे हैं, तो वो इंटरेस्ट वगैरह प्रिंसिपल अमाउंट्स आपको पे करनी है, लीगली ऑब्लाइज्ड होते हैं हम जब डेट लेते हैं किसी से। एक्सपेक्टेड टाइमिंग क्या है कंप्लीशन की। फिर आता है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या आएगा कि भाई रिकॉग्निशन, मेजरमेंट और डिस्क्लोजर कैसे होगा इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का, जो कि यहाँ पर लेस देन फुल ईयर होता है। जैसे इंटरिम बजट आता है आपका, तो शॉर्ट टर्म बजट आता है, इंटरिम गवर्नमेंट आती है शॉर्ट टर्म के लिए आती है कि भाई दूसरी गवर्नमेंट जब तक नहीं आ रही तब तक हमारी वाली गवर्नमेंट चलेगी। ऐसे ही इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं। तो कंडेंस्ड बैलेंस शीट होगी, P&L होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होगी, और सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे सेम जाते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंसेस हम ईयर टू डेट बेसिस पर लेते हैं कि भाई ये यहाँ पर इस डेट तक है, फॉर एग्जांपल 31 जुलाई 2025 तक हम लेकर चल रहे हैं, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे टू डेट दिस। चेंजेस क्या है हमारे यहाँ पर अकाउंटिंग पॉलिसीज में, वो हम शो करते हैं। तो अगर एक कंपनी जो है ज्यादातर इनकम अपनी Q4 में लेकर चल रही है, तो इसको ये इक्वली अक्रॉस Q1, 2, 3, 4 नहीं शो करेगी, Q4 में ही शो करती है। इनटेंजिबल एसेट्स जिनको आप टच नहीं कर सकते हो, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर सब आ गए। तो यहाँ पर आपको इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा करना है, तो ये आइडेंटिफाइबल, नॉन मॉनिटरी, नॉन फिजिकल एसेट्स हैं। तो प्रोडक्शन में हमारे गुड्स या सर्विसेज की यूज हो सकते हैं, रेंटल्स में हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। तो हम यहाँ पर इसको AS26 में क्या क्या नहीं लेकर जाते हैं, लीजेस को, फाइनेंशियल एसेट्स को, मिनरल राइट्स को नहीं लेकर जाते हैं, ऑयल को, गैस को, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को। क्या लेकर जाओगे, सॉफ्टवेयर, पेटेंट, कॉपीराइट, ये याद कर लेना, ये पूरा लंबा चौड़ा लिस्ट याद कर लेना। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, इसी पर क्वेश्चन आ जाता है हर साल। R&D एक्सपेंसेस, गुडविल। डिस्क्लोजर्स, यूजफुल लाइफ क्या है, अमोर्टाइजेशन रेट की, अमोर्टाइजेशन मेथड, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट आपका कितना है, रिकंसिलिएशन आपकी कैरिंग अमाउंट का आप कैसे करोगे, अगर एमोर्टाइज हो गया है यहाँ पर आपका 10 साल से ज्यादा के लिए, तो रीजंस जस्टिफाई करोगे। अमोर्टाइजेशन क्या है, याद है ना, डेप्रिसिएशन फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। फिर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कि भाई मटेरियल इंटेंजिबल एसेट्स का किस तरह से कैरिंग अमाउंट आपका होगा, एसेट्स विद रिस्ट्रिक्टेड टाइटल और प्लेस्ड एज सिक्योरिटी। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स। जब जो आपके पास जॉइंट वेंचर हैं कंपनीज में, तो ऐसे में आप अपने इंटरेस्ट को किस तरह से शो कर रहे होगे। तो जॉइंट वेंचर में कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होगी, जॉइंटली यहाँ पर कंट्रोल करेंगे दो या दो से ज्यादा पार्टीज, कॉन्ट्रेक्चुअली अग्रीड होते हैं ये, ठीक है। और वेंचरर जो होता है उसका कंट्रोल होता है JV में। इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जॉइंट कंट्रोल नहीं होता। कंसोलिडेशन मेथड में अगर हम बात करें, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर शेयर कितना है हर एक एसेट में, लाइबिलिटी में, इनकम एक्सपेंस में, वो अलग अलग लाइन आइटम में शो करते हैं। जैसे कंटिजेंट लाइबिलिटीज हो गई, कैपिटल कमिटमेंट्स हो गए। तो लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़ोगे आप PPB में, तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है वो एक बैंक के लिए क्या होता है, कंटिजेंट लाइबिलिटी हो जाता है, ठीक है। या फिर आपकी बैंक गारंटीज हो गई। चलो अगर बात करें इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स की, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स में क्या होता है, यहाँ पर कुछ आपके पास एसेट्स होंगे, ठीक है, जिनको हम यहाँ पर उनकी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा नहीं लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारी रिकवरेबल अमाउंट को क्या लेते हैं कि भाई कितने में वो बिक सकते हैं, सेलिंग प्राइस क्या हो सकता है, या फिर यहाँ पर वैल्यू क्या है इनके यूज की। तो आपकी इन्वेंट्रीज, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइनेंशियल एसेट्स और डेफर्ड टैक्स एसेट्स को हम एक्सक्लूड करते हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट्स ना मैं आपको टैक्सेशन में ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि अभी पढ़ाया तो समझ नहीं आएगा आपको।
डिस्क्लोजर यहाँ पर क्लासेस ऑफ एसेट्स की क्या है, सेगमेंट रिपोर्टिंग की, कैश जनरेटेड, यूनिट लेवल डिस्क्लोजर की, और रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट अगर कोई है। एसेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में प्रोविजन, कंटिजेंट लाइबिलिटीज और कंटिजेंट एसेट्स आपके आते हैं। तो यहाँ पर रिकॉग्नाइजिंग प्रोविजंस, नॉट रिकॉग्नाइजिंग कंटिजेंट लाइबिलिटीज या एसेट्स, और प्रॉपर मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में क्या क्या आएगा, लीगल और कंस्ट्रक्टिव फ्रॉम पास्ट इवेंट के भी कोई यहाँ पर आपका पहले से कोई केस चल रहा है, हो सकता है यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस देखने के लिए मिल जाए। रिलायबल एस्टिमेट हो सकता है ऑफ ऑब्लिगेशन। कंटिजेंट लाइबिलिटीज को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं यहाँ पर, डिस्क्लोज अनलेस रिमोट, और कंटिजेंट एसेट्स को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करा जाता। मेजरमेंट यहाँ पर बेस्ट एस्टिमेटेड बैलेंस शीट डेट। ठीक है, अब आते हैं हमारे, यहाँ तक याद कर लो, फॉर ईच कंटिजेंट लाइबिलिटी डिस्क्रिप्शन, एस्टिमेट, अनसर्टेनिटी, और ये सब आपका आता है। ठीक है, अब इसको पढ़ना शुरू करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, और ये मैं आपको जो अभी पढ़ाया है ये लेक्चर शायद आपको थोड़े टाइम के बाद ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत डिटेल में तो आते नहीं है। एक दो क्वेश्चंस आपके पास में मैच द फॉलोइंग टाइप के आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चंस आपसे आ जाते हैं कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किसके बारे में बात करता है, 3 किसके बारे में बात करता है, 4 किसके बारे में बात करता है, इस तरह से आते हैं। ये एक दो होते हैं, जैसे डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसी वाला हो गया, तो ये हो सकता है मल्टीपल स्टेटमेंट में आ जाए, इसलिए इसको पढ़ाया है। बाकी जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो हमारे चैप्टर्स के साथ में हम पढ़ते जाएंगे, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 हो गया, 3 हो गया आपका, इसके अलावा 19 हो गया लीजेस वाला, तो वो सब हम तभी तभी पढ़ते हुए जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच लेक्चर में बने रहने के लिए। बहुत ज्यादा इसको डिटेल में मत पढ़ना, अगर जेआईआईबी का एग्जाम दे रहे हो, केवल जेआईआईबी के एग्जाम के लिए बात कर रही हूँ, तो उसको बहुत डिटेल में मत पढ़ना, जितना मोटा मोटा पढ़ाया है 2x पर या फिर 1.5x पर कर सुन लेना जब एग्जाम देने जा रहे होगे। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।